एक पाक फौज का जवान एसएसजी कमांडो एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। इंस्पेक्टर अकबर खान मेरे सामने बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा, इस सूरत में मेरा मशवरा है कि आप कम से कम 1 माह तक मंजर आम से हट जाएं, ताकि आपकी तलाश का काम सर्द पड़ जाए। उसके बाद आप किसी भी रास्ते इंडिया से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान मैं कोशिश करूंगा कि किसी एतबार वाले आदमी के साथ मिलकर आपके लिए नकली कागजात तैयार करवा दूं, और यूं आप बड़ी आसानी से इंडिया से किसी दूसरे मुल्क हवाई रास्ते से जा सकते हैं, और फिर वहां से पाकिस्तान पहुंचना बिल्कुल आसान होगा। जहां तक ताल्लुक है छुपकर महीना गुजारने का, उसके लिए मेरी नजर में ठाकुर की हवेली बिल्कुल फिट है। ठाकुर जो खामोशी से हमारी गुफ्तगू सुन रहा था, अकबर खान के चुप होते ही उसकी तायद में नारा लगाते हुए बोला, ये हुई ना बात। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। उसने फौरन पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब आप मेरे घरेलू हालात से वाकिफ नहीं। यहाँ पर मेरा एक एक मिनट जैसे सदियां बनकर गुजर रहा है। मेरे बस में हो तो मैं उड़कर घर पहुंच जाऊं। इंस्पेक्टर कंधे उचकाता हुआ बोला, अगर ये बात है तो फिर आपकी मर्जी। मैंने आपसे बम्बई पहुंचाने का वादा किया है और कल तक इंशाअल्लाह मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा। उसके जवाब में मैं कुछ न बोल सका, क्योंकि शेव के लिए साबुन लगाने के बाद गुल्लू उस तरह संभाल चुका था। थोड़ी देर के बाद जब गुल्लू ने एक दस्ती आईना मेरे सामने पकड़ा तो एक लम्हे के लिए मैं खुद को पहचान न सका। मुझे हैरानी से अपना चेहरा तकते देखकर अकबर खान मुस्तफसिर हुआ, वैसे आपको खुद इस चीज का ख्याल नहीं आया? मैंने कहा, आया था लेकिन मौका न मिल सका। अकबर खान बोला, गुल्लू बाहर गाड़ी में रखा सूट उमर भाई के लिए निकाल लाओ। जी सर कहकर गुल्लू बाहर निकल गया। उसके कमरे से निकलते ही मैंने इंस्पेक्टर अकबर खान से पूछा, ये काबिल एतमाद है? वो बोला, बिल्कुल, ये पुलिस का एक काबिल एतमाद मुखबर है और बाकायदा तनख्वाहदार सिपाही है, लेकिन इसने कभी वर्दी नहीं पहनी। अपनी तनख्वाह से ज्यादा ये हज्जाम के काम में पैसे कमा लेता है। मेरे लिए ये बिल्कुल छोटे भाइयों जैसा है और मैंने मुस्तकिल इसे अपने लिए मुख्तस किया हुआ है। मेरी कोई भी बात इससे मख्फी नहीं। इसके कारामद होने का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सेठ हरिचंद दास की बेटी को एक नजर देखकर उसने पहचान लिया। हालांकि उसूलन एक इंस्पेक्टर होने के नाते मुझे उसे पहचानना चाहिए था, लेकिन उसका फोटो देखने के बावजूद मैं उस पर ध्यान न दे सका। मैं हैरानी से मुस्तफसिर हुआ, शीतल को उसने किस वक्त देखा? इंस्पेक्टर वजाहत करते हुए बोला, अगर सेठ हरिचरण की बेटी का नाम शीतल है तो उसको गुल्लू ने अभी बाथरूम जाते हुए देखा था। मैं उसे ठाकुर की रिश्तेदार समझ रहा था। वैसे ये यहाँ कैसे पहुंची? मैंने ठाकुर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ये मेरे साथ यहाँ आई है। वो बोला, आपके साथ, मगर कैसे? और उसके इस्तफसार पर मैंने मुख्तसरन शीतल की कहानी सुना दी। वो बोला, रघु दादा, वही दिल्ली के मशहूर दादा के मुताल्लिक कह रहे हो ना? मैंने इस बात में सर हिलाया, शायद वही हो। इंस्पेक्टर अकबर खान बेचैनी जाहिर कर रहा था। क्या आप उस मकान की निशानदही कर सकते हैं? मैं एतमाद से बोला, क्यों नहीं। आप कागज पेंसिल ला दे, मैं आपको उस जगह का मुकम्मल नक्शा बना कर दे सकता हूँ। इंस्पेक्टर जल्दी से खड़ा हो गया। अभी लो। उसका इरादा शायद अपनी कार से पेंसिल कागज लाने का था, मगर गुल्लू को कमरे के अंदर दाखिल होते देखकर वो दोबारा कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, गुल्लू सूट इधर कुर्सी पर रखो और भागकर गाड़ी से पेंसिल कागज निकाल लाओ। जी सर कहकर गुल्लू एक मर्तबा फिर कमरे से निकल गया। इस मर्तबा वो बहुत जल्दी वापस लौटा। उसने एक नोटबुक और पेन लाकर अकबर खान के हवाले किया, जो उसने मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने नोटबुक खोलकर एक लम्हे के लिए सोचा और फिर अंदाजे से ठाकुर की बस्ती रामपुरे से रघु दादा के अड्डे तक का खाका सा तैयार कर दिया। बाज़ जगहों पर मैंने जरूरी इंदराज भी कर दिए। इस दौरान इंस्पेक्टर अकबर खान बेचैनी से पहलू बदलता रहा, और ये बेचैनी इस बात की गम्मास थी कि रघु दादा की मौत का कारनामा वो अपने नाम से कैश करवाना चाह रहा था। जैसे ही मैंने काम से फारिग होकर नोटबुक उसके हवाले की, उसने झपट कर नोटबुक पकड़ी और जल्दी जल्दी उस पर निगाह दौड़ाने लगा। 1-2 जगहों के मुताल्लिक मुझसे इस्तफसार करने के बाद उसने मुतमईन होकर नोटबुक जेब में डाली और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उमर भाई, अभी आप मुझे इजाजत दें, कल इंशाल्लाह मैं सवेरे आ जाऊंगा, फिर बम्बई की तरफ चलेंगे। ठाकुर जो काफी देर से खामोश बैठा हुआ था, जल्दी से बोला, खाना तो खाकर जाएं। वो बोला, नहीं ठाकुर साहब, खाने का टाइम नहीं है। मैंने पुरखुलूस पेशकश की, अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। वो बोला, आपकी मदद की जरूरत तो थी, लेकिन मुझे डर है कि कोई पुलिस वाला आपको पहचान न ले और हमें लेने के देने पड़ जाएं। मैंने इस बात में सर हिला दिया।
हाँ ये तो है। वो बोला ठीक है फिर हमें इजाजत। इंस्पेक्टर और गुल्लू हमसे हाथ मिलाकर रुखसत हो गए। ठाकुर बोला पुत्र आप जल्दी से नहा लें, भोजन तैयार है, सिर्फ आपका इंतजार है। मैं चुटकी बजाते हुए बोला मैं बस यूं गया और यूं आया, और साथ ही इंस्पेक्टर अकबर खान का लाया हुआ सूट उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। रास्ते में मुझे ठाकुर का एक मुलाजिम कमरे की जानिब आता हुआ मिला। उसने हाथ में एक डिब्बा सा पकड़ा हुआ था। मुझे देखते ही बोला साहब जी, थानेदार साहब ने आपके लिए जूते भेजे हैं। मैंने कहा अच्छा कमरे में रखो, मैं आ रहा हूँ। और वो सर हिलाता हुआ कमरे की जानिब बढ़ गया। खूब जी भर के नहाने के बाद मैंने सूट पहना। वो हैरान कुन अंदाज में मुझे फिट था। वाकई अकबर खान का मुशाहिदा गजब का था। टाई बांधने का तरीका मुझे नहीं आता था, इसलिए वो लपेट कर मैंने जेब में डाल ली। पिस्तौल और रकम मैं दूसरे कोट की जेब में मुंतकिल करना नहीं भूला था। कमरे में शीतल बन ठन कर मेरे इंतजार में थी। उसने ललिता से शलवार कमीज लेकर पहन ली। वो खामोशी से मेरे साथ उठकर खड़ी हुई और हम दोनों खाने के कमरे की तरफ बढ़ गए। पूरा खानदान हम दोनों के इंतजार में बैठा हुआ था। हमें देखकर उनकी आंखों में सताइश के आसार बड़ी शिद्दत से उभरे। हमें देखते ही ठाकुर ने कहा आओ पुत्र बैठो। बड़ी देर कर दी। मैं मुस्कुराता हुआ बोला हाँ अंकल, बस जरा तैयार हो रहा था। ठाकुर पुरखुलूस लहजे में बोला वाहिगुरु की कृपा से आप दोनों हर लिबास में अच्छे लगते हो पुत्र। मैं ममनूनियत से बोला ये आपकी खूबसूरत नजर का कमाल है ठाकुर चचा। उसी वक्त एक मुलाजिम टेबल पर हमारे आगे खाना चुनने लगा। मैंने मौका देखकर पूछा चचा डाकुओं के हमले से कितना नुकसान हुआ है? ठाकुर ने कहा एक चौकीदार स्वर्गवास हुआ है, बाकी के दोनों मुलाजिमों ने घोड़ों के अस्तबल में छुपकर अपनी जान बचा ली थी। ये तो वाहिगुरु की कृपा से आप उधर मौजूद थे, वरना पता नहीं हमारा क्या हशर होता। मैंने पूछा पुलिस इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई थी? ये सवाल मुझे इंस्पेक्टर अकबर खान से पूछना चाहिए था, लेकिन अपने मसले में उलझकर मुझे उससे ये पूछने का ख्याल नहीं रहा था। ठाकुर बोला थानेदार साहब को पहले से शक था कि बलवंत के भाई आनंद में इतनी जुर्रत नहीं कि थाने पर हमला कर सके। ये जरूर कोई चाल है, इसलिए वो पुलिस फोर्स के साथ रामपुरा थाने में उनके हमले का मुंतजिर रहा। उसकी नजर में डाकू या तो रामपुरे चौकी पर हमलावर होते या फिर मेरे घर पर। उसका दूसरा अंदाजा ठीक निकला, लेकिन थानेदार साहब से बुनियादी गलती ये हुई कि उसे अपनी फोर्स के दो हिस्सों में तकसीम करके आधी फोर्स मेरी हवेली में रखनी चाहिए थी और बाकी मानदा चौकी में। ये तो शुक्र है कि आप हवेली में मौजूद थे, वरना पुलिस के पहुंचने से पहले डाकू हमारा काम कर देते। सरला देवी रोस्ट मुर्गे का डोंगा मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली अच्छा अब खाना शुरू करें, गपशप बाद में होती रहेगी। गोश्त के बारे में शायद ठाकुर ने उनको कोई खुसूसी हुक्म दिया था कि गोश्त से बनी हुई 2-3 डिशें डाइनिंग टेबल पर नजर आ रही थी, और उसकी वजह यही थी कि पहले वो मेरे मुसलमान होने से नावाकिफ थे और ठाकुर ने भी मसलहतन उनको नहीं बताया था। बहरहाल कल का अजाला उन्होंने आज के मेन्यू से कर दिया था। यूं भी जिस खाने में गोश्त न शामिल हो हमें वो खाना खाना लगता ही नहीं। शीतल ने अलबत्ता सिर्फ सब्जी पर इक्तिफा किया था और उसका साथ सिर्फ सरला देवी ने दिया था। बाकी तमाम ने बड़ी रगबत से गोश्त की डिशों पर हाथ साफ किए थे। खाने के बाद चाय पी गई और उसके बाद मैं और ठाकुर हवेली में चहलकदमी करते रहे। प्रकाश ने इस मर्तबा भी औरतों में बैठना पसंद किया था। उसका महबूब मशगला शीतल को घूरना था। वो कमबख्त थी ही इतनी खूबसूरत के अच्छे भले होशमंदों के होश उड़ा देती। प्रकाश की ये दिलचस्पी ठाकुर या दूसरों से ढकी छुपी नहीं थी, लेकिन इस बात पर टोकने की जरूरत ठाकुर ने शायद इसलिए महसूस नहीं की थी कि वो मेरे और शीतल के ताल्लुक से वाकिफ थे। उसकी माँ और बहनों ने उसे रोका टोका था या नहीं इस बारे में लाइल्म था। बहरहाल इंडियन सकाफत के लिहाज से ये कोई इतनी मायूब बात नहीं थी। ठाकुर खामोशी तोड़ता हुआ बोला अभी तो शीतल आपके साथ जाएगी ना? मैं कंधे उचका कर बोला मजबूरी है। ठाकुर मुस्तफसिर हुआ अगर मैं अपनी बहू के तौर पर उसे पसंद कर लूं तो? मैं रजामंदी से बोला मेरी तरफ से खुली इजाजत है, अगर शीतल मानती है तो आज ही दोनों का ब्याह कर दें। ठाकुर हंसते हुए बोला खैर इतनी आसानी से तो वो नहीं मानेगी, उसके पिताजी से बात करनी पड़ेगी। मैं इस लाजानी मौजू से जान छुड़ाते हुए बोला चलो जैसे आपका जी चाहे वैसा कर लेना। शायद लाशौरी तौर पर मुझे शीतल की किसी और से शादी की बात अच्छी नहीं लग रही थी। ठाकुर बोला सुबह तो थानेदार साहब के आने के बाद ही जाना हो सकेगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया जी। हम घंटा डेढ़ हवेली में चहलकदमी करते रहे। इस दौरान ठाकुर मुझे बम्बई के बारे में मुख्तलिफ किस्म की मालूमात मुहैया करता रहा। मैंने कहा इसका मतलब है अगर हम बगैर आराम किए चलते रहें तो बम्बई तक 20-25 घंटों में पहुंचेंगे। ठाकुर ने कहा बिल्कुल, लेकिन रास्ते में आराम नहीं करोगे तो खाने पीने और दूसरी जरूरियात के लिए तो रुकना पड़ेगा। मैं हंसते हुए बोला चलो फिर कमरे में चलें ताकि मैं ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा आराम स्टोर कर लूं और हम दोनों अंदरूनी हवेली की जानिब बढ़ गए। लेकिन आराम मेरी किस्मत में नहीं था। दूर ही से मुझे प्रकाश और कामनी के नारे सुनाई देने लगे। हम जैसे ही कमरे में घुसे, ठाकुर मुस्तफसिर हुआ, क्या हो गया भाई? वो चारों कारपेट पर आमने सामने बैठे ताश खेल रहे थे। शीतल और ललिता गालिबन बाजी हार गए थे। ठाकुर के पूछने पर कामनी ने यही कुछ जोशो खरोश से बताया था। ठाकुर बच्चों के से लहजे में बोला, अच्छा अब हम दोनों के साथ कौन खेलेगा? ये उसकी खूबी थी कि रोजमर्रा के मसाइल में वो संजीदा, बुर्दबार और निहायत होशमंद नजर आता, मगर उसके बरक्स जब अपने बच्चों के दरमियान गपशप के लिए बैठता तो रिवायती सिख दिखाई देता। मैंने जान छुड़ानी चाही, मगर मुझे तो कोई खास खेलना नहीं आता। कामिनी तेज लहजे में बोली, जैसा भी खेलना आता है अब तो खेलना पड़ेगा। तुम्हारी वाइफ ने प्रकाश भैया को चैलेंज किया था और हार गई, अब क्या बदला नहीं लोगे? मैं गोया हार मानते हुए बोला, अच्छा चलो ठाकुर चचा, फिर जीती हुई टीम से दो दो हाथ हो जाएं। कामिनी ने एक मर्तबा फिर मदाखलत की, नहीं नहीं आप और भाभी बैठें। प्रकाश ने कहा, डैडी को बैठने दो गुड़िया, इन दोनों के साथ सही मजा नहीं आएगा। मैं ताश की गड्डी पकड़कर शीतल के सामने बैठता हुआ बोला, छोड़ें ठाकुर चचा को, अपनी जंग हम खुद लड़ेंगे। तमाम मेरी बात पर बेसाख्ता हंस पड़े। पत्ते लगाकर मैंने महारत से बांटे और पहली दफा में उनको बाजी हो गई। प्रकाश और कामिनी एक दूसरे को इल्जाम देने लगे। दोनों का मौकफ था कि दूसरे की गलती से बाजी हुई है। मैं इत्मीनान से बोला, चलो जिसकी भी गलती थी गेम तो बराबर हो गई ना। प्रकाश उसी अंदाज में बोला, ठीक है, लेकिन हार जीत का तो फैसला होना चाहिए ना। वो बोले, एक और बाजी खेलते हैं। मैंने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस मर्तबा भी पहले हाथ पर उनको बाजी हो गई। ठाकुर बेसाख्ता कहकहा लगाकर हंस पड़ा। ठाकुर कामिनी की जगह बैठता हुआ बोला, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है पुत्री। उमर पुत्र काफी मंझा हुआ खिलाड़ी लगता है, लेकिन ये ठाकुर की भूल थी कि वो खुद मैदान में उतरकर उमर को हरा लेगा। पहली बाजी हारते ही उसने पत्ते फेंक दिए। ठाकुर खुले दिल से बोला, तेरी गेम हमारी बुद्धि में नहीं आ रही पुत्र। ललिता मेरी बगल में घुसती हुई बोली, जान भैया मुझे भी इस तरह खेलना सिखा दो, ताकि मैं भी प्रकाश भैया से अपनी शिकस्त के बदले ले सकूं। रोजाना मुझे हराता रहता है। मैंने कनखियों से शीतल की जानिब देखा। वो ललिता के इस तरह मेरे साथ मिलकर बैठने पर बड़े कड़े तेवरों से उसे घूरने लगी थी, लेकिन मैं जानबूझकर उससे अनजान बनकर ललिता से बोला, छोड़ो इस गेम की चालों को, मैं तुम्हें जादू की गेमें सिखाता हूँ। वो हैरानी से बोली, वाकई आपको जादू की गेमें आती हैं? मैंने मसनूई फखरिया लहजे में कहा, ऐसी वैसी। कामिनी भी भागकर मेरे पास आ बैठी, मैं भी सीखूंगी, और मैं ताश की गड्डी पकड़कर उन्हें शोभदा बाजियां दिखाने लगा। शीतल बड़े गुस्से से मुझे घूर रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो उन दोनों को कच्चा ही चबा जाती। मैं दिल ही दिल में उसकी हालत से लुत्फानंदोज हो रहा था। मैंने महसूस किया कि ललिता कुछ ज्यादा ही पुरजोश हो रही थी। किसी नौजवान लड़की का मर्द से अटखेलियां करना बिलाशुबा हमारे माशरे में मायूब है, मगर इंडियन माशरे में इसको कोई अहमियत नहीं दी जाती। मैं जिन हालात से गुजर रहा था उनमें शीतल जैसी अक्लो खिरत से बेगाना कर देने वाले हुस्न की मालिक लड़की भी मुझे कोई खास मुतासिर नहीं कर सकती थी। कहाँ ललिता जैसी आम शक्लो सूरत की लड़की जिसकी खूबी सिर्फ इतनी थी कि वो जवान थी। शीतल ज्यादा देर ललिता की पेशकदमी को बर्दाश्त न कर सकी और ललिता से बोली, ललिता छोड़ो ताश को, चलो मेरे साथ, मुझे अपने कपड़े दिखाओ ताकि मैं इनमें से अपने लिए एक दो जोड़े पसंद कर लूं। कल हमने जाना है और मेरे पास सिर्फ यही कपड़े हैं जो मैंने पहने हुए हैं। शीतल की मक्कारी देखकर मेरा दिल चाहा कि कहकहा लगाकर हंस दूं, लेकिन मजबूरन मुझे अपनी हंसी दबानी पड़ी और मैं ज़ेरे लब मुस्कुराकर नीचे देखने लगा। ललिता ने जान छुड़ाने की कोशिश की, चलते हैं दीदी, अभी तक तो शाम होने में काफी देर है और आपने तो सुबह जाना है। ठाकुर ने ललिता को सरजनिश करते हुए कहा, बुरी बात बेटा, अभी चलो और अपनी बहन को कपड़े दिखाओ, वापस आकर उमर पुत्र से जो कुछ सीखना हो सीख लेना। उमर भी तो सुबह तक इधर ही है। और ललिता बादले नखास्ता उठकर शीतल के साथ चल दी। मैंने ताश की गड्डी इकट्ठी करके कामिनी के हवाले करते हुए कहा, तुम भी चलो गुड़िया। वो लाड से बोली, अभी नहीं भैया, ललिता दीदी चली गई है, उसकी गैर मौजूदगी में मुझे 2-3 गेमें सिखा दो। मैं मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, ललिता को पता चल गया तो वो मेरी जान को आ जाएगी और फिर उसे भी जब तक वो गेमें नहीं सिखा दूंगा वो मेरी जान नहीं छोड़ेगी, जबकि मेरा इरादा अब आराम करने का है। ठाकुर बोला, कामिनी उठो, भाई को आराम करने दो। ठाकुर का अंदाज सरजनिश करने वाला था। कामिनी मुंह बसूरती कमरे से निकलती चली गई। पिताजी आप भी ना बस। ठाकुर अपनी जगह खड़ा होता हुआ बोला, ठीक है पुत्र, आप आराम करें। सरला देवी भी उसके साथ उठ खड़ी हुई। सफर काफी लंबा है और दौरान सफर आपको आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा, मेहरबानी ठाकुर चचा, और वो दोनों रुखसत हो गए। थोड़ी देर बाद ही शीतल कमरे में दाखिल हुई। हाथ में मौजूद कपड़ों का बंडल अलमारी में फेंककर वो सीधी मेरी तरफ बढ़ी और मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर अफसुर्दगी से बोली, जान क्या हकीकतन आपको ललिता मुझसे ज्यादा पसंद आई है? हालांकि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है। मैं हल्की नाराजगी से बोला,
शीतल तुम्हारा दिमाग तो अपनी जगह पर है। मैंने कब कहा है कि ललिता मुझे पसंद है? वो बोली तो फिर ये सब क्या है? मैंने हैरानी से पूछा क्या? वो बोली यही ललिता का आपकी बगल में घुसना, बाजू पर चुटकियां काटना और दूसरी नारवा हरकत का इर्तिकाब करना, जवाबन आपका उसकी हौसला अफजाई करना। मैंने कहा जब अक्ल बांटी जा रही थी ना तो तुम अपने हिस्से की सूरत लेकर दोबारा उसी लाइन में खड़ी हो गई थी, इसलिए सूरत तो खूब अच्छी खासी हासिल कर ली लेकिन अक्ल के हुसूल में नाकाम रही। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। फोकट में न टरखाओ, मेरी बात का जवाब दो। लेकिन उसके बात करने का अंदाज यूं था जैसे वो सख्त गुस्से में हो। मेरा लहजा अच्छा खासा खुश्क था। मैंने कहा मैं अपने हर फेल में खुद मुख्तार हूँ। उसके चेहरे पर छलकने वाली खुशी मांद पड़ गई और वो मेरा हाथ छोड़ते हुए धीमे लहजे में बोली, सॉरी मिस्टर उमर जान, क्षमा चाहती हूँ कि मेरी बात से आपको तकलीफ पहुंची। और मैंने उसकी बात का जवाब दिए बगैर करवट बदल कर आंखें मूंद ली। गो उसका अफसुर्दा लहजा सुनकर मुझे दिली दुख पहुंचा था, लेकिन मेरा मकसद उसे अपनी जात से मुतनफ्फर करना था। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे गलत किस्म की उम्मीदें बांधे। मुझे करवट बांधे 1-2 लम्हे गुजरे थे कि मेरी समात में उसकी सिसकियां गूंजी। मैंने मुड़कर देखा तो वो मुझे अपनी जगह पर बैठी नजर आई, दोनों हाथ गोद में रखे टप टप आंसू बहा रही थी। मैं घबरा कर उठ बैठा। शीतल क्या हुआ? खैर तो है? क्या घर याद आ रहा है? मुझे उसके रोने का सबब मालूम था, लेकिन मैं उस मौजू को छेड़ने से डरता था। इसमें कोई शक नहीं कि आंसू दुख के इजहार का सबसे आसान और मुकम्मल जरिया है। लंबी चौड़ी बातचीत और फसीहो बलीग जुमले भी इन 2 कतरों के मुकाबले में हेच नजर आते हैं। खुसूसन औरतें तो इनको बतौर हथियार इस्तेमाल करती हैं। ये उनका ऐसा हथियार है जिनका वार कभी ओछा नहीं पड़ता। मैं अपने रवैये पर पहले भी नादिम था, लेकिन उसे रोते देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके साथ वाकई बहुत बड़ी ज्यादती कर बैठा था। मेरे इस्तफसार पर उसने नफी में सर हिलाया और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। मैंने कहा यार, एक तो तुम छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती हो। मेरा लहजा खुशगवार था। मैं तो यूं ही तुम्हें छेड़ रहा था। कहाँ ललिता और कहाँ तुम? तुम्हारा और उसका भला क्या मुकाबला? वो गुलूगीर आवाज में बोली, झूठ बोल रहे हो। मेरे अलावा हर लड़की के साथ आप हंस खेल सकते हैं। एक मैं जन्मों जली हूँ कि आपको पसंद नहीं। इससे पहले कि उसके इल्जामात की फहरिस्त लंबी होती, मैंने उसे अपनी जानिब खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर एक हाथ से उसके बाल बिखराते हुए कहा, मुझे डर लगता है तुम्हारे जानलेवा हुस्न से, इसलिए तुमसे दूर रहता हूँ। मेरी बात सुनकर पहले तो उसने भी यकीनी से मुझे देखा, मगर फिर मेरी आंखों में सच्चाई का रंग देखकर सरशारी से आंखें मूंद ली और सर मेरे कंधे से टिका दिया। मैंने उससे गलत नहीं कहा था। उसका कुर्ब पत्थर को भी पिघला सकता था। कई लम्हे इस तरह खामोशी से गुजर गए। वो आंखें मूंदे रंगीन तस्वरों में गुम थी। मैंने कहा, अब जाओ भी? उसकी हसरत भरी आवाज गूंजी, काश वक्त यहीं ठहर जाए। मैंने कहा, शीतल पगली, वक्त कभी नहीं गुजरता, हम गुजर जाते हैं और चलते चलते जब एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि वक्त तो वहीं रुका हुआ है और हम बाकी नहीं रहे। वो बोली, जान, अगर आप वापस न जाएं तो मैं भी नहीं जाती। ठाकुर के ऊपर आपके काफी एहसानात हैं, वो जरूर हमारे लिए कोई ठिकाना मुहैया कर देगा। नहीं तो मेरे अपने अकाउंट में 2.5-3 लाख रुपए पड़े हुए हैं जो नई जिंदगी शुरू करने के लिए हमारे लिए काफी होंगे। 2-3 महीनों तक आपकी तलाश की सरगर्मियां मांद पड़ जाएंगी। इस अरसे में हम यहीं ठाकुर के यहाँ छुप कर रह सकते हैं। मैं सारी जिंदगी आपकी दासी बनकर आपकी सेवा करूंगी। मैंने कहा, शीतल, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं अपने पूरे खानदान को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम्हारा सिर्फ बाप है, जबकि मेरे बहन भाई, माँ बाप, बीवी, बेटा, किस किस रिश्ते को भुलाऊंगा। और अभी तो उन पर सख्त वक्त भी आया हुआ है। न जाने वहाँ के हालात क्या होंगे। और मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं है। एक मुफक्किर का कौल है कि उससे प्यार मत करो जिसको तुम चाहते हो, बल्कि उससे प्यार करो जो तुमसे प्यार करता हो। और तुम्हें कई ऐसे खूबसूरत, दौलतमंद और चाहने वाले लड़के मिल जाएंगे कि जानू कमांडो तुम्हें याद भी नहीं आएगा। वो बोली, इस कौल पर आप खुद क्यों नहीं अमल करते? मैंने कहा, काश मैं इस कौल पर अमल करने की पोजीशन में होता। वो बोली, जान, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, शीतल, मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि हालात अगर ठीक हो गए तो तुम्हें मिलने के लिए जरूर इंडिया आऊंगा। उसने भी अपना सर मेरे कंधे पर रखा हुआ था। सर उठाकर अपनी गिलाफी आंखों से मेरी आंखों में झांकते हुए वो धीरे से बोली, ये जुदाइयों के रास्ते बड़ी दूर तक गए हैं, जो गया है फिर ना आया।
मेरी बात मान जाओ। मैंने कहा मुझे मजबूर मत करो। मेरे लहजे में बेबसी थी, इसी वजह से मैं तुम्हें बम्बई तक साथ नहीं ले जाना चाहता। मुझे पता है कि तुम हद्दुल वसा मुझे रोकने की कोशिश करोगी। कल रात तो मैं निकल भी गया होता, मगर मेरी बदकिस्मती के मैं फीकी हंसी हंस दिया। उसने एक मर्तबा फिर आंखें मूंद ली। मुझे पता है। मैंने पूछा क्या? वो बोली यही कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ और जिस वक्त भी तुम्हें मौका मिला मुझे जरूर छोड़ जाओगे। मैंने कहा अच्छा छोड़ो इस मौजू को और जाओ, मैं थक गया हूँ। वो हट धर्मी से बोली नहीं, मुझे नींद आ रही है और मैं इसी जगह सोऊंगी। मैंने बहस करना मुनासिब न समझा और खुद भी तकिए को दोहरा करके उसके पास बैठ गया। नींद मुझे यूं भी नहीं आ रही थी, बस मुख्तलिफ किस्म के ख्यालों में खोया रहा। शीतल सचमुच मेरी गोद में सर रखे सो गई थी। नींद में उसका हुस्न और भी उजागर हो गया था। मैंने उसके पुरकशिश चेहरे से नजरें चुराई और आंखें मूंद ली। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।